भाई लो में आ गया। हाँ भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। थर्सडे का लेक्चर है एंड थर्सडे का मंडे का, यार दिन घोटाला मार रहा है। रोटेशनल मोशन लास्ट थर्सडे शुरू किया था, आज आगे बढ़ाना है। हाँ आर्य कुछ कह रहा था, कुछ डाउट आउट है तो मुझे पूछ रहा था कुछ, एनीथिंग? ओके 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 ओके। टेस्ट का 14 वाज इट दैट वो एनर्जी एट ए एंड बी एंड सी वो वाला, या दैट वाज 15? डीओबी वाला है वो नहीं, वो डीओबी का था ना। DOB, डेट ऑफ बर्थ? इलस्ट्रेशन 12 6.12 As if I remember all the illustration. न्यूक्लियर रिएक्टर वाला, न्यूक्लियर हाँ हाँ, रिएक्शन ढूंढने अरे हटा सावन की घटा। साइंस बड़ी थी ना। ओके ओके ओके, चलो भाई शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले लास्ट टाइम हमने वी डिफाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन इस तरह किया था हमने कि कोई रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डज नॉट चेंज एंड द शेप ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। ऐसा रिजिड बॉडी अगर घूम रहा हो तो उसके सारे पार्टिकल्स जो है दे विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ्स एंड द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कुलर पाथ्स will lie on one straight line. That is called rotational motion, and that line is called the axis of rotation. Then we defined center of mass. How did we define center of mass? The point where the entire mass of the body is thought to be concentrated is called center of mass. And अगर मेरे पास ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, this is M1, this is M2, this is the origin. ओरिजिन से m1 का डिस्टेंस है x1 एंड m2 का डिस्टेंस है x2. देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज गिवन एज xcm. द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑन द x axis is m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2. So m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2. एंड अगर मेरे पास n masses हैं, for n masses, what will be the center of mass, gentlemen? xcm. xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus plus m1 over m1 plus m2 plus mn. anything else you want to say? very well. and अब ये तो सिंगल डायमेंशन की बात हुई, पर अगर टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल बात हो जाए, r1 bar, r2 bar, r3 bar आए, so in the Cartesian coordinate system, suppose I have n masses m1 m2 tuck 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 mn situated at position vectors r1 bar, r2 bar, tuck 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 rn bar, then what is the position vector of the center of mass? rcm bar is m1 r1 bar plus m2 r2 bar plus tuck 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 plus mn rn bar over m1 plus m2 plus tuck 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 plus mn. Everybody knows, there can be three values, three coordinates to this RCM bar: xcm, ycm, zcm, and they would all be similar ideas. xcm would be m1 x1 plus m2 x2 plus tuck tuck over m1 plus m2. ycm would be m1 y1 plus m2 y2 over and similarly zcm भी ऐसा ही होगा, no doubt about that. बट अब मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था एंड इसमें m1 प्लस m2 प्लस टक 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 प्लस mn को मैंने बड़ा m लिख दिया. बड़ा m वाज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, उठा के यहां ले गया तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन मिला. m rcm बार is m1 r1 bar plus m2 r2 bar plus टक टक टक. मैंने इसको रेफरेंस बना करके इसको डिफरेंशिएट किया एक बार with respect to time, and everybody knows dr bar by dt is what? Velocity. And as a result I got my equation for velocity, something like this. I'm taking this off now. This gave me the equation for velocity of the center of mass.
it was something like this. So differentiate करके m VCM bar is m1 V1 bar plus m2 V2 bar plus tuck plus mn Vn bar. dr1 bar by dt was V1 bar, dr2 bar by dt was V2 bar, drcm bar by dt was VCM bar. Not only this, m1 V1 bar was momentum P1 bar, m2 V2 bar was momentum P2 bar, and mn Vn bar was momentum Pn bar. P1 bar plus P2 bar plus tuck plus Pn bar. This was the total momentum of the system of particles बड़ा P bar. अब इस इक्वेशन नंबर 3 को, इसको 4 कहेंगे, इक्वेशन 3 को एक और बार डिफरेंशिएट करके मुझे dv बार बाई dt एक्सेलरेशन मिला. तो m acm बार is m1 a1 बार एंड माँ को कैसे भूल पाएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इजंट इट फोर्स. तो ये हुआ नंबर 5. तो एम ए सी एम बार F1 बार प्लस F2 बार प्लस टक प्लस Fn बार. हीट एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दो ही इक्वेशंस है, एक m1 a1 बार वाला और दूसरा F1 बार वाला. तूने शायद यही यूज किया होगा, तू शायद भूल गया बट यही यूज किया होगा. ओके, कोई और तरीका है ही नहीं. अच्छा, आपको पता है एम एसीएम बार कहां से आया था, डी बाई डी टी ऑफ वीसीएम बार से. सो मैं 5, 6, 4 और 3 को मिला रहा हूं, इक्वेटिंग 3, 4, 5 एंड 6. यहां पे आई थिंक मैं लास्ट टाइम रुका था. एम एसीएम बार इज एक्चुअली एम डी वीसीएम बार बाई डी टी एंड ये F1 बार प्लस F2 बार प्लस टक प्लस Fn बार. मैं कैसे भूल सकता हूं, दिस इज F एक्सटर्नल बार. याद आती है इसकी? ये तीर्थ की आवाज लग रही है. क्या हुआ, बहुत दिनों से आवाज नहीं सुनाई दे रहा था. एंड डिफरेंशिएट किया डी बड़ा पी बार बाई डी टी. हमने बचपन मतलब कितना बचपन मतलब चैप्टर नंबर 5 में न्यूटन सेकंड लॉ फॉर अ सिंगल पार्टिकल देखा था. न्यूटन सेकंड लॉ, शायद वत्सल को याद होगा. है वत्सल, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर अ सिंगल पार्टिकल. वत्सल जाग रहा है? क्या हुआ वत्सल, लॉस्ट द पावर ऑफ स्पीच? नो इश्यूज. मैंने अभी उसको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एफ बार इज डी छोटा पी बार बाई डी टी. दिस वॉज न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ फॉर अ सिंगल पार्टिकल. यहां पे बड़ा पी बार है और एफ एक्सटर्नल बार है. Isn't this Newton's second law for a system of particles? Yes. So Newton's second law of motion system of particles के लिए भी valid है, work करता है. Okay, so F bar is dp bar by dt is Newton's second law for a system of particles. खत्म नहीं हुआ, यहीं से आज का कारवा शुरू करूंगा. एंड आज का कारवा वही है जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सिंगल पार्टिकल के लिए था कि इफ एफ बार इज 0, पी बार इज कांस्टेंट. एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट, बराबर. सो वी नो एफ एक्सटर्नल बार, इंटरनल फोर्सेस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इज डी बड़ा पी बार बाई डी टी. अगर मैं कहूं कि एफ एक्सटर्नल बार is 0, isn't it but obvious? So d बड़ा p bar by dt also has to be 0. And किसका d by dt 0 होता है जी? So p bar is, now somebody will tell me, sir, isn't this thing same as this thing?
कोई फर्क है बड़ा फर्क है. दिस वॉज द मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, अब ये पेन है, फिलहाल मेरे हाथ में है, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, कैन यू सी, उसका मोमेंटम पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है. तो सिंगल पार्टिकल के लिए था इनिशियल मॉम इज इक्वल टू फाइनल मॉम. बट हियर पी बार is the total linear momentum for a system of particles. System. याद है, P bar was actually P1 bar plus P2 bar plus टक plus P bar अकेला नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स का वेक्टर सम है वो, बहुत सारे पार्टिकल्स के मोमेंटा का वेक्टर सम है वो. सो अकेला पी बार को कांस्टेंट नहीं रहना, इन सब के सम को कांस्टेंट रहना है. द सम ऑफ P1 बार, P2 बार, Pn बार, इन सब का सम कांस्टेंट रहना है. दैट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैज टू बी कांस्टेंट. सर तो इसका मतलब है हर एक को कांस्टेंट रहने की जरूरत नहीं है ना. ऐसा जरूरी है कि P1 बार जैसा पहला था वैसा ही हो, P2 बार जैसा पहला था वैसा ही ना. P1 बार P2 बार चेंज हो सकते हैं, बट चेंज इस तरह होना है जैसे सपोज कोई एक पार्टिकल P1 बार का मोमेंटम बढ़ा बाई 3, किसी और पार्टिकल का मोमेंटम घटना चाहिए by 3. Do you understand? If the momentum of particle 1 increased by 3, then the momentum of some other particle will have to decrease by 3. क्योंकि अगर ये 3 से बढ़ा और बाकी का कोई घटा नहीं, do you agree ये कांस्टेंट नहीं हो पाएगा. कांस्टेंट रहने के लिए अगर एक जगह बड़ा है, जितना बड़ा है किसी और जगह उतना ही घटना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सपोज कोई, मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको. सो लेट मी राइट हियर 10 मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन चेंज, मे चेंज. Individual particles may change, but in such a way, अभी बाजू वाले को खाने का टाइम आया है, but in such a way, ये हम क्या उर्दू लिख रहे हैं क्या? लेफ्ट से राइट आ रहा है. but in such a way that the net change is equal to 0. नेट चेंज +3 -3 टोटल कितना हो गया महाराज? 0. अगर मैं कहूं P2 बार +5 से बढ़ रहा है, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहने के लिए किसी और पार्टिकल का क्या चेंज होना चाहिए, मोमेंटम किस तरह चेंज होना चाहिए? Is this absolutely understandable now? So momentum of individual particles may change, but the change has to be such that the total change, the net change has to be equal to 0. Okay, this is a very important idea. The best example is the explosion of a bomb. The best example is the explosion of a bomb. Suppose मेरे पास एक ठो बॉम्ब है, मेरे पास एक भी बॉम्ब नहीं है, ये थियोरेटिकल बॉम्ब है, बराबर. ये बॉम्ब के, ये इनिशियल बॉम्ब है. व्हाट इज द इनिशियल बॉम्ब ऑफ बॉम्ब? स्टेशनरी बॉम्ब है ये. और ये बॉम्ब 2 टुकड़े में फटता है, लेट अस से 2 इक्वल टुकड़ों में, और फटने के बाद एक ठो टुकड़ा मास m का, सपोज बॉम्ब का मास है 2m, बराबर. एक टुकड़ा मास m का इस तरफ जाता है विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. ये पार्ट 1.
तो कैन यू इमेजिन कि पार्ट 2 जो जिसका मास m है उसको किस तरफ जाना चाहिए? ये चलेगा? नहीं सर। अरे यार थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो ना, चल जाएगा ये। नहीं सर। नहीं चलेगा सर, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सर वो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है इसलिए दैट चेंज तो नहीं होगा। सबसे पहले तुम वेक्टर्स को लेके भी बात कर सकते हो ना, सर दिस इज आई कैप 40 आई कैप, तो सेकंड पार्ट का -40 आई कैप होगा तो ही 0 हो जाएगा, नहीं तो ये तो जे कैप हुआ, माइनस सर जे क्या हो गया? तो वो जे कैप और आई कैप तो इक्वल नहीं हुए ना, तो इसका मतलब ये गलत है सर, ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, हमको क्या चाहिए, किस तरह जाना चाहिए? ये माइनस आई -1 भाई डायरेक्शन दिखा दिया ना, -40 का डायरेक्शन दिखा दिया ना, बस फिर भाई ये बॉम्ब देख के आपको थोड़ा त्रास नहीं होता? हाँ सर। क्या त्रास हो रहा है, ये कब फटेगा? क्यों फटा? हाँ भाई एक छोटी सी आपको डेंजरस चीज दिखाता हूं। फिलहाल इनिशियली ये बॉम्ब फटा नहीं है, बॉम्ब का मास 2m है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब? 0। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉम्ब? 0 अच्छा अब फट रहा है, 2 टुकड़े 1 और 2। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? 2 टुकड़ों की होगी ना, K1 + K2 है ना, इस टुकड़े की इस टुकड़े की। पहला वाले का हाफ m 40 का स्क्वायर, आई एम श्योर यू नो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, एंड दूसरे वाले का भी हाफ m, हाफ m माइनस स्पीड ले रहे हैं ना, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब स्पीड का स्क्वायर, स्पीड तो इसकी 40 ही है, यस सर। तो इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0? नो सर। Oh shit, we are in for trouble. इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल में काइनेटिक एनर्जी काफी है, वो तो दिख रहा है, बम फट रहा, टूम टांग डूम डूम। यस बट सवाल नहीं उठ रहा, ये इतनी एनर्जी आई कहां से? और ग्राउंड पे ही था, ग्राउंड पे था, ऐसा तो नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी मिली है उसको, ग्राउंड पे ही था, ग्राउंड पे ही फटा। तो एनर्जी इतनी आई कहां से? क्या एनर्जी नहीं एक्सप्लोजन से एनर्जी आई? कमाल है। केमिकल एनर्जी। This bomb contains molecules, complex molecules which have chemical binding energy. जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो ये सारी केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और धमाके की लाइट एनर्जी। इतनी सारी एनर्जियां केमिकल में से आती है साहब, समझ में आई बात? So explosion of a bomb is the best example of the law of conservation of momentum for system of particles. Okay, do you understand this? Any questions? कोई question? सर मतलब kf और ki इक्वल नहीं होगा, मतलब 0 नहीं होगा। ki 0 होगा पर kf 0 नहीं होगा। तो यही तो सवाल था ना हमारा कि ki तो 0 है, तो kf 0 क्यों नहीं है? और kf 0 नहीं है तो इतनी सारी एनर्जी आई कहां से? तभी तो हमने राज पता लगाया कि इस बॉम्ब में देयर इज अ लॉट ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स एंड विच हैव गॉट केमिकल बाइंडिंग एनर्जीज, और जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो ऑल दैट केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू एग्री? ओके, सो यहां तक हमने किया सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नाउ वी हैव टू डू सेंटर ऑफ मास फॉर अ रिजिड बॉडी। अब हम एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल नहीं देख रहे, बहुत सारे पार्टिकल्स को देख रहे। तो नाउ द टॉपिक इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास
for a rigid body. You love this. Actually, मैं जो अभी डेरिवेशन करने जा रहा हूं, इट्स अ थियोरेटिकल डेरिवेशन. इसका कोई खास यूज बुक में नहीं है, बट मैं आउट ऑफ कोर्स जाके भी एक आध चीज आपके साथ करना चाहूंगा. सो वील चेक दैट आउट. सो द टॉपिक इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास फॉर अ रिजिड बॉडी. अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं रहा. A rigid body is a collection of many particles. बराबर. So a rigid body has a large number of particles. Let us say मेरे पास जो rigid body है उसमें n particles है. Say a rigid body has n particles जिसके masses as usual m1 m2 टक 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 mn और position vectors इन masses के हैं r1 बार r2 बार टक 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 rn बार respectively. What according to you, I am going to give it the same treatment, no doubt. What according to you would be the position of the center of mass of this rigid body? The position of the center of mass of this rigid body as is usual RCM bar, same old is. अब ये masses जो है ना, ये बहुत छोटे छोटे masses हैं. तो यूजुअल masses को मैं m1 m2 mn बताया, बट छोटे masses हैं तो I'll call it dm1 dm2 dmn. छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे. So can you tell me what would be the equation for RCM bar? dm1 r1 bar plus dm2 r2 bar plus tak 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 upon अब तुम कहते सर समेशन लगा दो. हाँ बेटा लगा सकता हूं मैं. सो RCM bar can be written as a summation dmi ri bar over summation dmi from I equal to 1 to n. मैंने नहीं लिखा I equal to 1 to n. बट ये समेशन 2 5 10 15 पार्टिकल के लिए चले. अगर 5000 पार्टिकल हो तो ये समेशन ना चले. इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज, ये समेशन क्या बन जाएगा? इंटीग्रल. इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज then the summation takes the form of an integral, becomes an integral. अर्थात सर क्या लिखा जाएगा इंटीग्रल में? That means summation dmi ri bar becomes integral dm into r bar and summation dmi becomes integral dm. इंटीग्रल बन गए तो इसको ठा करके, इंटीग्रल को ठा करके ऊपर लगाया जाए. सो इक्वेशनों का नाम क्या है सरकार? सो इक्वेशन 1 बिकम्स, बहुत ही मस्त बन जाएगा ये, RCM बार इज इंटीग्रल r बार dm ओवर इंटीग्रल. एंड इसी को अलग अलग करते हुए, जैसे RCM बार में क्या होता है? XCM i कैप, YCM i कैप, J कैप, ZCM J कैप, K कैप. तो उसी तरह R बार में भी XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप होता है. तो आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ. So RCM bar is integral r bar dm over integral dm. And moving into components, writing it as components, ये हमारा सबसे बेहतरीन इक्वेशन होगा. XCM is integral x dm by integral dm. And अगर तुम सोचो, isn't integral dm the total mass of the body?
अगर तुम कहना चाहो हियर इंटीग्रल dm इज m टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, क्योंकि आप सारे पार्टिकल्स को ऐड करोगे, सारे पार्टिकल्स के मासेस को, won't it be equal to the mass of the big body? So it is बड़ा m, so I can write this as 1 by m integral x dm आप चाहो तो. Similarly, anybody giving me ycm integral, y बड़ा है। अरे वो तो बाद में नहीं लिखेंगे. हाँ सर। And zcm what is going to be? इंटीग्रल z dam तो डैम होता है. बड़ा है। इज दिस अग्रीएबल? भाई मैं हमेशा एडवोकेट ये करता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये तो एक जनरल फॉर्म है उसका, तो ये आप बाद में ना लिखो तो भी चले, बट ये इंपॉर्टेंट है. सो ये इंपॉर्टेंट होने के लिए फिर इसकी वजह से ये आता है, इसकी वजह से ये नहीं आता. सो याद रखना है तो इसको याद रखो. ओके, सो ये होता है थियोरेटिकल मेथड टू डिराइव द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी. टेक्स्ट बुक में इसका कोई यूज नहीं है, पर मैं करने वाला हूं. ओके, ये उड़ा दूं, मैं ये इक्वेशन खास यूज करूंगा. ओके हाँ सर। ओके, मैं उड़ा रहा हूं पूरा. अच्छा, इससे पहले कि मैं यूज करूं इसको, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजिड बॉडीज बता दूं, एग्जांपल दे दूं कि उनके सेंटर ऑफ मासेस कहां होते हैं. तो आपको पता ही होगा, आई एम श्योर, बट स्टैंडर्ड रिजिड बॉडीज, सेंटर ऑफ मास of standard bodies. For example, let me take a disk. डिस्क मतलब आप जिस थाली में खाते हैं वो, जो आप कंप्यूटर में लगाते हैं सीडी, वो जो आपकी प्लेट होती है वो. तो ये स्टैंडर्ड गोल डिस्क है. प्लेट पकड़ लो, डिस्क मतलब प्लेट एक्सेट्रा. उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है? एग्जैक्टली एट द जियोमेट्रिकल सेंटर. सेकंड, अ स्क्वायर, जैसे तुम एक स्क्वायर बुक ले लो या स्क्वायर पाटिया ले लो, तो स्क्वायर पाटिए का, डायगोनल इंटरसेक्ट ऊपर वेरी गुड, द पॉइंट वेयर द टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट, you can also call it a geometrical center, that is the center of mass. If I were to call a rectangle, rectangle का भी ट्रीटमेंट वही, दो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है. फिर स्फीयर, भाई स्फीयर भी गोला ही तो है, और उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है. स्फीयर मतलब गोला. अच्छा, कोई लंबा डंडा, रॉड, का रॉड, पतला रॉड है ये, इसका आधा एग्जैक्टली बीच में होगा उसका सेंटर ऑफ मास. एंड अगर कोई बोले सर मेरे पास, अच्छा कुछ और बचा, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल. सपोज अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो ये एग्जैक्टली, सॉरी सॉरी सर, कुछ नहीं. अरे कुछ तो कह दे. अरे नहीं. अच्छा, अरे उसमें क्या बात, एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे उसका सेंटर होता, इक्विलैटरल होता तो. पर अगर इक्विलैटरल ना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? हाँ सर, वही वही हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम से अरे हमको क्या मिड पॉइंट थियरम से लेना देना है, हमको तो सीधी बात समझ में आती है. और सीधी बात ये कहती है कि सपोज ये ट्रायंगल है, उसको छोटे छोटे रॉड्स में डिवाइड कर दो. मैंने इस ट्रायंगल को छोटे छोटे रॉड्स में डिवाइड कर दिया, छोटी छोटी पट्टियां, दिख रहा है आपको? हाँ सर, हाँ हाँ, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी पट्टियां, अरे अरे गंदी गंदी पट्टियां. सीढ़ियाँ जैसा लगता है सर.
ऐसा लगता है। अच्छा, हाँ सर। अब ये बहुत सारी पट्टियां हैं, उन सब पट्टियों के सेंटर ऑफ मास कहाँ होंगे? इसका एग्जैक्टली बीच में, बीच में, बीच में, बीच में, बीच में। आप देख रहे हैं मैंने इन सब पट्टियों के सेंटर ऑफ मास फाइंड किए और इन सब के थ्रू फचक करके एक लाइन मार दूंगा। कैसे मारूंगा? फचक करके। अब रोना मत कि सर ये देखो बाहर रह गए। मैं कोई माइकल एंजेलो के खानदान से तो ताल्लुक रखता नहीं, ना ही एमएफ हुसैन के। हाँ सर। हाँ तू तो जानता ही है। क्या? अरे क्या इंग्लिश में मीडियन? हाँ 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 हाँ। अच्छा ये तो एक लाइन मारी, आगे अब ये डायग्राम उड़ा दो। सॉरी। सर उड़ा क्यों रहे हो सर? अरे पहलवान, उड़ाने का मतलब है ये जो मैंने इस तरह रॉड्स बनाया है वो छोड़ दो और अब इस तरह रॉड्स बनाओ। टाक टाक टाक। डू यू अग्री? इसमें एक और लाइन आएगी, हाँ, एक समझ में आया? ये जैसे हमने यो 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 डिवाइड किया है, ऐसे यो 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 इस तरह डिवाइड करूंगा तो एक और लाइन आएगी कुछ इस तरह। गंदी लाइनों का बादशाह हूं मैं। अरे चचा। हाँ, एंड फिर इस तरह करो, टक 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 टक। तीसरी लाइन आएगी, वैसे दो लाइन में ही काफी हो गया। ये इंटरसेक्शन नजर आ रहा है यहां पे, ये दो लाइनों का इंटरसेक्शन। तीसरा बनाओगे तो भी कुछ ऐसा ही होगा। वाह, ये है पॉइंट सेंटर ऑफ मास का। एक्चुअली दिस इज इलस्ट्रेशन 9.2 बराबर। सो दिस पॉइंट G is the center of mass of this oddly shaped triangle. Okay, this is how we do it. जी, कोई शक? 7.2. अच्छा 7.2 देगा। अरे बड़े बड़े देशों में चैप्टर स्किप हो जाते हैं। ओके, यस, सर ये तो एल्टीट्यूड से इंटरसेक्शन नहीं होना सी सेंटर। हाँ वही हुआ। पर अब जैसे तुम लोग को तो थियरम मालूम है, हमको नहीं मालूम, तो मैंने क्या किया, छोटी छोटी पट्टियां बनाई, इस तरह कर दिया। यहां पे छोटी छोटी पट्टियां बनाई, उसको यहां कर दिया, तो मैं इस तरह सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकता हूं। मुझे कोई थियरम की जरूरत ही नहीं। यस बराबर है। मैथमेटिक्स में क्यों घुसू इतना साधारण? मैं तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहता हूं और तो कुछ नहीं करना चाहता। सॉरी, सर अगर पिरामिड हो तो? अरे सारे एक साथ बोलोगे तो कैसे चलेगा भाई? हाँ, अगर बड़ा ट्रायंगल हो तो? कितना बड़ा और कितना बड़ा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ट्रायंगल तो सही है ना सर? ये एक बेसिक आइडिया है। फिर अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो तो आई एम श्योर वी कैन यूज थियरम्स एंड फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर इट इज, है ना? सर बट द बेसिक आइडिया यही है, जब कोई छोटा ट्राइंगल मिले तो किस तरह कुछ भी ना यूज करते हुए आप इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। तो छोटे छोटे रॉड्स में मैंने डिवाइड कर दिया, उन सबके सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट कर दिया लाइन से। उस तरह दूसरा डायग्राम बनाया, छोटे छोटे रॉड्स बना दिए, दूसरा लाइन बना दिया। इस तरह मैं फाइंड कर सकता हूं। बराबर? हाँ, यस। यस। कुछ और कह रहा था कोई? नथिंग। शैल आई मूव ऑन? शैल आई? हाँ यस सर। हाँ, कुछ कह रहा है? सर अगर पिरामिड हो तो ऐसे तीन ट्रायंगल्स का सेंटर ऑफ मास ढूंढ के बाद में वो मिलेगा? मिल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। और तू सोच, तू पिरामिड जब पकड़ता है तो पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वेरिश होगा, स्क्वेरिश प्लेट जैसा। नहीं पर सर मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रिज्म हो या पिरामिड हो, जो भी हुआ, नीचे एक बेस होगा ना उसका। दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना, यस सर। तो नीचे एक बेस होगा ना, तो उस बेस को एक छोटा सा स्क्वेरिश या रेक्टेंगुलरिश प्लेट लेकर के उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। फिर उसके ऊपर एक और रेक्टेंगुलरिश प्लेट लेके उसका फाइंड करो, तो टक 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 हो सकता है ना वो। ओके सर। बराबर? ओके। हाँ हाँ हाँ। ट्रेपेजियम का क्या? अरे बाबा, वही हो। तुम कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, isn't it made of some smaller basic structures? यस सर। जैसे ये ट्राइंगल was made up of small rods of different length,
तो उसी तरह तुम्हारा प्रिज्म हुआ या पिरामिड हुआ, इजंट इट मेड अप ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस, स्क्वायर टाइल्स ऑफ चेंजिंग लेंथ्स पर स्क्वायर ऑल द वे। तो उसी तरह ये भी हो सकता है। तो तुमको फंडा वही है, रेगुलर शेप्स का तुमको इस तरह मिल सकता है, और अगर तुम्हारे पास कुछ ऑड शेप है तो जैसे हमने XCM वाज इंटीग्रल XDM बाय इंटीग्रल DM, YCM वाज इंटीग्रल YDM बाय इंटीग्रल DM, उस तरह तुम यूज करके उसका फाइंड कर सकते हो, नो इश्यूज। Yes, sir. बराबर, तुम्हारे पास तरीके हैं। ओके अच्छा, मैं जो करने जा रहा हूं वो एकदम नई चीज है। मैंने अभी आपको थिन रॉड बताया था एंड मैंने देखा था, आपको दिखाया था कि एग्जैक्टली उसके सेंटर में उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अब हम उसको थियोरेटिकली प्रूव करेंगे। ध्यान से देखें, कंसीडर अ थिन रॉड, थिन रॉड मतलब जाड़ा नहीं, ऑफ मास m एंड लेंथ l एज शोन। तो सर कहां है थिन रॉड? ये रहा थिन रॉड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये आपका थिन रॉड है। डू यू अग्री? क्योंकि ये थिन रॉड है तो इजंट इट लाइंग एंटायरली ऑन द एक्स एक्सिस? X-axis, yes, sir. लाइंग एंटायरली ऑन द एक्स एक्सिस। लेंथ है उसका l। ओके, सबसे पहली बात, कुछ भी करने से पहले, व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ? Lambda. वाह, क्या बात है दिव्यलाल, याद है तुझे? इट इज मास अपॉन लेंथ Length. विच इज m बाय l। हमने, अगर आपको याद हो, हमने जेई के लेक्चर में एक बार इसको किया था कुछ, यू रिमेंबर दैट? हाँ सर, चेन का प्रॉब्लम था। हाँ बिल्कुल, चेन फ्रिक्शन वो वाला आइडिया था। एंड आई हैड इक्वेटेड दिस विथ बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ऑफ दिस टॉपिक। लैम्बडा वाज मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ में कितना मास है वो यहां से पता चलता है। आई इक्वेटेड विद द प्राइस ऑफ टमेटोज एंड स्टफ लाइक दैट, काफी कुछ हुआ था, बट वी गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, लैम्बडा इज m बाय l। ऐसा यूनिट ऑफ लैम्बडा is kg per meter, mass is in kg, length is in meter। अब क्या करेंगे सर? एक काम करेंगे, एक छोटा सा मास लेंगे, बराबर, मुझे इस का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, बराबर है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है मुझे, तो किस तरह मिलेगा? एक काम करते हैं, एक छोटा सा लेंथ लेते हैं, बराबर, ये छोटा सा लेंथ, नाम देते हैं उसको dl, और लेट अस से इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ओके, सबसे पहली बात, इसको dx भी दे सकते हैं क्योंकि x एक्सिस पे है ना, तो dx भी दे सकते हैं। कंसीडर एन एलिमेंटल लेंथ dx as shown। The mass of the elemental length is, भाई भाव मिल चुका है हमको, मतलब 1 मीटर में लैम्बडा kg है, तो dx मीटर में कितना kg होगा श्रीमान? Yes, lambda. Yes, Lambda. Isn't it as simple as it gets? जैसे 40 रुपए किलो टमाटर हो, कोई गया था लेने टमाटर और 40 रुपए किलो टमाटर थे और घर पे से बोला गया 3 किलो टमाटर ले आना, तो कितना रुपया दिया होगा बंदे ने? 120. 120। क्लियर है? अच्छा भाई, इतना सॉस नहीं बनाने का यार, सिर्फ आधा किलो टमाटर चाहिए सैलेड के लिए, तो कितना रुपया देना पड़े? 20. एकदम सिंपल बात है, क्योंकि तुमको पता है 1 किलो टमाटर का 40 रुपए है, तो 3 किलो होते तो 3 इंटू 40 120, आधा किलो होता तो आधा इंटू 40 20 रुपीज, मैटर इज क्लोज। तो एक ठो मीटर में लैम्बडा केजी, तो dx मीटर में कितना केजी?
लैम्बडा डी एक्स। मेरे पास मां भी है और लैम्बडा भी है। नाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, ladies and gentlemen, x, do you agree? Because the whole rod is lying on the x axis, center of mass will be also on the x axis. XCM is equal integral XDM by integral dm. और क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल डीएम इज व्हाट 1 by m, you know 1 by इंटीग्रल डीएम इज 1 by m। Integral x dm. ये डीएम की जगह इसको रख दूं। थैंक यू फॉर नॉट सेइंग एनीथिंग। x इंटू डीएम, डीएम डीएम कितना m by l इंटू dx। ये m और l कांस्टेंट है, आजा बाहर, m m कटने वाला है, कौन बचेगा 1 by l। Integral x dx. भाई कहां से लेकर कहां तक जा रहे हो? 0 से लेकर l तक जा रहे हो, है ना? यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गोइंग टिल हियर, सो 0 से लेकर l तक। आई एम श्योर समबडी नोज इंटीग्रेशन आउट हियर। इंटीग्रल x dx x स्क्वायर बाई 2, एंड ये 2 को बाहर निकाल दूंगा। पहले अपर लिमिट तो x की जगह l, तो l का स्क्वायर माइनस x की जगह 0। भाई इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? सर पता नहीं क्या मिलेगा, पर सुकून जरूर मिलेगा। आंसर मिलेगा एल स्क्वायर बाई 2l, एक l कट गया। ये l बाई 2 मतलब इजंट इट सेंटर एग्जैक्टली? हाँ सर x का आधा कर दिया वो तो XCM is found at a distance of half the length from the origin। ये आया center of mass of a thin rod। एंड सर ये तो आसान था, पर इसी आइडिया को यूज करके आप बहुत सी अलग अलग चीजों का भी सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। हम जेई में करेंगे, नीट में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ये तो टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ। ओके, तो हमेशा सबसे पहले भाई तेरा भाव क्या है, मतलब तेरा मतलब वो जिस चीज के साथ आप डील कर रहे हो उसका भाव क्या है। अब जैसे ये रॉड है तो इसका लेंथ है मास अपॉन लेंथ। अगर डिस्क होती डिस्क तो उसका क्या होता? जैसे मास पर यूनिट लेंथ है रॉड के लिए, 1 डिमेंशनल है रॉड, डिस्क कैसी डिमेंशनल है? 2 डिमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल चीज में क्या होता है? लेंथ होता है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है? एरिया। एरिया। तो डिस्क का क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया। अच्छा गोला हो, गोला, गोला 3 डायमेंशनल है, गोले में क्या होता है? वॉल्यूम आएगा तो क्या आएगा उसमें? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर 1 डायमेंशनल हो तो लेंथ होगा, 2 डायमेंशनल हो तो एरिया, 3 डायमेंशनल हो तो वॉल्यूम। फेयर इनफ? ओके, सर सब में डेरिवेशन करना जरूरी होगा। डेरिवेशन मतलब मैंने जो ये डिराइव किया है वो ये तेरे को दिखाने के लिए किया है कि XCM इज इंटीग्रल XDM बाय इंटीग्रल DM कैसे यूज होता है। क्योंकि तूने तो थियरी ही देखी, तूने यूज होते हुए तो देखा नहीं। तो ये करके मैंने तेरे लिए यूज भी दिखा दिया कि इस तरह यूज होता है। कल उठ के कोई अगर डिस्क का पूछे या इसका पूछे उसका पूछे, हमारे पास उसको सॉल्व करने का जरिया होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर ये तो रॉड था, तो रॉड के ऊपर ही उसका सेंटर ऑफ मास है, डिस्क है, डिस्क के ऊपर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, सबके ऊपर ही, मतलब उस बॉडी में ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो क्या बॉडी के ऊपर ही उसका सेंटर ऑफ मास होना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी कहते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिंग, यू नो रिंग? अरे जो कड़ा मैंने पहना है वो रिंग ही तो है।
दिस इज अ रिंग. डू यू अंडरस्टैंड अ रिंग? ये रिंग है. अच्छा हाँ. You know, one dimensional. It has got only length. It does not have thickness. This is a ring. इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां हो? So can you see, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास is not lying on the body, is lying outside the body. So ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास has to lie on the body. Center of mass can lie outside the body also. बाकी सारी बॉडी में तुमने देखा इट इज लाइंग ऑन द बॉडी. ओके ग्रेट. बट अगर ऐसा रिंग हो तो इट विल लाई आउटसाइड द बॉडी. ये रिंग के बाहर का पॉइंट है, रिंग पे नहीं है. एग्जैक्टली एट द सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पे. इट इज नॉट ऑन द बॉडी, इट इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी. तो इट कैन लाई ऑन द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो. ऐसा जरूरी नहीं कि ऑन द बॉडी ही होना चाहिए. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, लेट्स गो ऑन. Okay, ladies and gentlemen, illustration 3 आपके सामने है. This is the two-dimensional Cartesian coordinate system and 3 squarish plates. Let me call them 1, 2 and 3 रखी हुई हैं इस तरह. The points C1, C2 and C3 denote the center of masses of these 3 plates. We are supposed to find the center of mass of the whole system. Now they have told me the total mass of the whole system is 3 kg, and since it is divided into 3 equal parts, तो हर एक का मास कितना होगा? 1 kg, 1 kg plus 1 kg plus 1 kg हो गया 3 kg. ओके, मुझे इन तीनों के सेंटर ऑफ मासेस फाइंड करने, R1 बार, R2 बार, R3 बार, तभी जाके RCM बार मुझे मिलेगा. बिकॉज आई सीम टू नो दैट RCM बार इज M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3. यू रिमेंबर दैट? भाई हाँ या ना? चलो नाइस. सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है. अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. सो हर एक स्क्वायर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. हर एक स्क्वायर 1 by 1 है. ये इसका सेंटर ऑफ मास है C1. इस C1 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? डू यू एग्री? ये 0 और 1 के बीच में है तो हाफ, और यहां से 0 और 1 के बीच में है तो ये भी हाफ. सो द कोऑर्डिनेट्स of C1, C2 and C3 are R1 bar is how much? 0 और 1 के बीच में ये कितना है? हाफ. एंड y कोऑर्डिनेट कितना? 0 और 1 के बीच में हाफ. R2 बार, सर ये C2 है यहां पे, तो ये यहां होगा. 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C1, C2 एंड C3. तो C1 का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैंने उसको यहां x पे उतारा, तो ये 0 और 1 के बीच में आया तो हाफ था. y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ऐसा उतारा तो 0 और 1 के बीच में आया तो हाफ था. तो C2 का भी यहां उतारता हूं, ये 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1.5. हाँ, 3/2. एंड उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? Isn't this half? People, x coordinate is 3/2, y coordinate is half. अच्छा, looking at C3, ये रहा C3. C3 का x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूं? उतार दूं. 1/2 एंड y कोऑर्डिनेट के लिए तो 1/2 आ गया. y कोऑर्डिनेट के लिए यहां उतारा, ये 1 और 2 के बीच में, isn't it 1.5, 3/2. सो हाफ,
3/2। भाई आर दीज 3 अंडरस्टैंडेबल एब्सोल्युटली, कोई शक? नो सर, मुझे सिर्फ एक दो बंदों का नो सर सुनाई दे रहा है, बाकी के लोग सो गए या जाग रहे या खो गए? क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज, भाई फॉर्मूला रंगीन, मामला संगीन। RCM बार इज M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 की जगह 1, M2 की जगह 1, M3 की जगह 1, तो यहां पे 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया नीचे? 3। और मैं चुपके से, किसी को कानों कान खबर ना हो, इस तरह कोऑर्डिनेट्स लगाने वाला हूं। R1 बार हाफ हाफ, M2 की जगह 1, R2 बार 3/2 हाफ प्लस M3 1, R3 बार हाफ 3/2 एंड द होल ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3 1 प्लस 1 प्लस 1। एक काम करते, आप चाहो तो XCM और YCM अलग कर सकते हो, नहीं तो मेरी तरह मैं यहीं पे पहले X वालों को अलग करने वाला हूं, कॉमा करके Y वालों को अलग करने वाला हूं। तो किस तरह? 1 इंटू हाफ हाफ प्लस 1 इंटू 3/2 3/2 प्लस 1 इंटू हाफ हाफ। ये सारे X ले लिए मैंने कोपचेवाड़ी में। Y हाफ प्लस 3/2। सर बहुत दंगा हो जाएगा, मारा मारी हो जाएगी सर। भाई जगह की तंगी तो जानते हो ना आप, आजकल जगह मिलती का है, तो थोड़ा सा दबा के जगह में हाफ 3/2 द होल बाय। अच्छा नीचे 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1। अच्छा आप चाहो तो ये 1/3 ऊपर ही ले लूं क्या? 1 प्लस 1 प्लस 3, 3 2s are 6, so RCM बार 5/6 कॉमा 5/6। भाई ऐसा यूनिट लिखना मत भूलना। आंसर चेक करें कृपया, आंसर चेक करें। हाँ क्या हुआ? मेरे को एक प्रॉब्लम हुआ सर। प्रॉब्लम हो गया? वो अच्छा 3/2 लिखा ना, कहां पे? वहाँ पे यहां? सर डायग्राम हाँ हाँ सर, वो 3/2 कैसे अपडेट होता है? भाई 1 और 2 के बीच में, ये 2 है ना, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.5। हाँ 1.5 आएगा सर। तो व्हाट इज 1.5? इजंट इट 3/2? ओके सर। है ना? तू चाहे तो यहां 0.5 भी लिख सकता है, ये 0 और 1 के बीच में 0.5, बट मैं डेसिमल्स को यूज नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने यहां पे हाफ लिखा, यहां 3/2 लिखा। अब 2 और 3 के बीच में होता तो क्या यूज करते? बे 5/2 यूज करते चचा। 5/2 yes सर। चलो थैंक यू सो मच भाई, ये क्लियर है मामला क्रिस्टल? ऐसा एक होमवर्क में देने वाला हूं, तो सबके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड किया जाए, फिर मेन फॉर्मूला में लगा दिया जाए और मैटर क्लोज किया जाए। ओके, तो अब आज का आखिरी पड़ाव एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे चैप्टर 6 में हमने स्केलर प्रोडक्ट किया था, डॉट प्रोडक्ट, उसी तरह अब चैप्टर 7 में वी आर गोइंग टू डील विद द प्रोडक्ट which is called cross product or better known as vector product. Acha, let's just briefly brush up scalar product. When two vectors are multiplied in such a way
that their resultant is a scalar quantity. Such a product is called a scalar product. So what will be vector product? When two vectors are multiplied in such a way that the resultant is a vector quantity, by QTY is not QT, it is quantity, then such a product is called a vector product or cross product. Sir, क्यों cross? You remember scalar product was called dot product, dot, because it was A bar dot B bar. Alright? This here, it is going to be A bar cross B bar. Ladies and gentlemen, this is not into, this is cross. So A bar cross B bar. अच्छा, A bar dot B bar का इक्वेशन याद है किसी को? A bar dot B bar was A B cos theta. Here A bar cross B bar will be mod A bar mod B bar sin theta into n cap. सर ये n cap क्या है बताता हूं, सब बताता हूं. Mod of A bar स्केलर, mod of B bar स्केलर, sin थीटा वैल्यू, ये n cap ही है, मतलब ये पूरा वैल्यू है मैग्नीट्यूड, ये बताएगा डायरेक्शन. ओके, this is going to be the most important part of A bar cross B bar. So A bar cross B bar is this. Let me write it in a proper manner, जैसे मैं हमेशा लिखता हूं A bar cross B bar. So A bar cross B bar is A B sin theta into n cap. And sir, what is n cap? Here theta, सबसे पहले तो theta is the angle between A bar and B bar. जैसे वहां पे भी cos theta में A bar and B bar के बीच का एंगल था theta. And n cap is the unit vector along the direction of A bar cross B bar. मतलब मैग्नीट्यूड दिखाएगा ये ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन दिखाएगा एन कैप. दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. यहां पे द मैग्नीट्यूड, मैं सिर्फ ये फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज मॉड, मुझे इस ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड चाहिए तो mod of A bar cross B bar is simply AB sin theta. And I think now the time has come for the most important idea. इस n cap को कैसे find किया जाए सर? How do you work it out? n cap किस तरह क्या मैं इसको उड़ा सकता हूं, इस पूरी चीज को? Yes, sir. ओके, एटलीस्ट मैं इसको उड़ा देता हूं. यू नो, इसमें अब आ रहा है डायरेक्शन, बराबर है? तो डायरेक्शन में कैसे फाइंड आउट करूं? आई विल शो यू. आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट मैटर्स. आई एम अ गाय हु अंडरस्टैंड्स. सीधी बात करो, बाकी फालतू टाइम पास की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्शन सिखाओ हमको किस तरह करना है, बाकी हम खुद कर लेंगे. तो एज यूजुअल मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है ए बार, ये है बी बार और ये है थीटा. वी वॉन्ट अ वेकेशन. नो, वी डोंट वॉन्ट अ वेकेशन. वी वॉन्ट ए बार क्रॉस बी बार. ओके भाई, नाउ अगर अब तक आपकी आंखें बंद थी तो अब खोल लेना. अगर जाग रहे हो तो बैठ जाना, और अगर बैठ रहे हो तो एकदम फोकस हो जाना. मैं दिखाने वाला हूं आपको ऐसी चीज. मुझे दो पेन्स चाहिए अलग अलग कलर की, वो साइनो वाली अच्छी, 3 लेके आना, ब्लू, रेड और ब्लैक. हाँ, मैंने मंगवा लिया पेन, आपके लिए रेडी होने वाला है सब कुछ. भाई बहुत जरूरी पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट इस चैप्टर में. एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, सबका काम इसमें होगा.
ओके, आपको दिखाई दे रहा है ना सब कुछ? क्या आपको ये दो पेन्स नजर आ रही है? वन इज रेड, अदर इज ब्लू. दिस इज ए बार, दिस इज बी बार. सॉरी, वी आर गुड नाउ. Yes, sir. This is A bar, the red colored, and this is B bar for blue color. I want A bar cross B bar. सर कैसे करेंगे A bar cross B bar? पहली बार कुछ करने जा रहे हैं, कैसे करना है वो सीख लो, तो आगे जब भी करोगे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा वादा. सीख लो अच्छी तरह बस. This is called right hand rule. This is my right hand, my right palm. मैं इस राइट पाम को लगा रहा हूं ऑन द फर्स्ट वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर मतलब दो है ना, ए बार भी है बी बार भी. हमको क्या चाहिए? ए बार क्रॉस बी बार. तो ए बार जो पहला वेक्टर है उसके ऊपर ये राइट पाम लगा रहा हूं, एंड इन सच अ वे कि ये दोनों के मिलन स्थान पे मेरा ये बेस ऑफ द पाम आएगा ऐसा. ओके, यहां पे रेस्ट किया, एंड अब ये दोनों का जो मिलन स्थान है यहां, और इसको कांस्टेंट रखते हुए उंगलियों से हल्का धक्का ए बार को मारे और बी बार की तरफ ले जाएं. देखा आपने? सर क्या किया, क्या किया, क्या किया? मैंने इन दोनों के मिलन स्थान पे मेरा बेस ऑफ द पाम लगा दिया, एंड इसको कांस्टेंट रखते हुए, इसको नहीं हिला रहा हूं, सिर्फ उंगली से धक्का मार रहा हूं ए बार को. आई एम टेकिंग ए बार टूवर्ड्स बी बार, एंड मेरी उंगलियां यो जाती हैं, उंगलियां यो टर्न हो जाती हैं. इफ यू हैव सीन इट, एंड कैन यू सी उंगलियां यो टर्न हो जाती है. थंब किस तरफ आता है? ऊपर. सो अगर उंगलियां यो टर्न हो रही हैं तो थंब जिस तरफ जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. एक बार फिर से देख लो. सो ये थंब डायरेक्शन दिखाता है ए बार क्रॉस बी बार का. इफ आई वर टू शो यू दिस इन दिस डायग्राम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. दिस इज इन कैप. सो इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, ए बार और बी बार इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होता है ए बार क्रॉस बी बार, बिकॉज ये ए बार है, क्रॉस बी बार किस तरह लाएगा? टक. So it is in this direction. So actually it is perpendicular to both A bar and B bar. Now somebody asked me, sir, ये तो A bar cross B bar था. अगर B bar cross A bar चाहिए तो क्या करने का? भाई क्या करने का? राइट हैंड भगवान ने दिया है ना आपको, तो ये B bar के ऊपर लगाने का, like this. जगह नहीं है, थोड़ी कम है, पर like this. एंड इधर से कांस्टेंट रखते हुए धक्का मारने का. किधर जा रहे हैं? नीचे. आप घर पे ट्राई करोगे तो भी मजा आएगा. क्लास होता तो बहुत मजा आता, सबसे हाथ हिलवा देते मतलब ये करने के लिए. सो इस तरफ जाता है तुम्हारा बी बार क्रॉस ए बार. ओके, अच्छा सपोज यहां रखे. हाँ सर बी बार क्रॉस एक बार वापस कराऊंगा सर, मैं नेट चला गया. ये ए बार है, ये बी बार है. तुझे अगर ए बार क्रॉस बी बार चाहिए तो हाथ यहां रखता है ए बार पे, यहां धक्का मारता है. तो अगर तेरे को बी बार क्रॉस ए बार चाहिए तो हाथ किस पे रखेगा? बी बार पे, है ना? ये रखा बी बार पे, मारा धक्का, दिखाई दिया? यस सर. अच्छा, नवी आइटम, नवी घोड़ी नौ दाव. सपोज ये ए बार है, ये बी बार है, मुझे ए बार क्रॉस बी बार चाहिए, करके दिखाओ. अब तुम तो कुछ करके नहीं दिखाओगे, मैं ही दिखाऊंगा. राइट पाम लगा दिया, इस पे चिपका डालने का, न बेस हिलाने का न ये हिलाने का, ये चिपक गया. अब सिर्फ उंगली हिलाने का. यू सी दिस? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? यस सर. सो अगर ये ए बार है और ये बी बार है तो ए बार क्रॉस बी बार will be like this. It will be perpendicular to the plane formed by both A bar and B bar. And if somebody asks me B bar cross A bar, क्या करने का? सर टेंशन नहीं लेने का. क्या? जब तक अपना हाथ जगन्नाथ मतलब राइट हैंड. सो ये B bar है, ये A bar है,
इज दिस एब्सोल्युटली एग्रीएबल जेंटलमैन? कोई शक? आई ऑल्सो कॉल इट द थम्स अप रूल. थम्स अप टेस्ट द थंडर. तो क्यों थम्स अप रूल सर? आपको थम्स अप अच्छा लगता है ना? सबको लगता है. ये ऐसा लिया, थम्स अप टेस्ट द थंडर. आज कुछ तूफानी करते हैं. अग्रीएबल? ये आज का तूफानी था. जिस वेक्टर को, जैसे पहला वेक्टर ए बार, तो ए बार पे उंगली रखने का. और मैंने लोगों को देखा है, सर मैं करूं? हाँ कर. हाँ ये लो. अबे चाचा सीखे ही गलत. लोग काफी ऐसा करते हैं. सर इसमें तो कुछ उंगली बिंगली आया नहीं, कुछ अंगूठा बिंगूठा. अरे पहले वेक्टर पे अपना पाम रखने का, चपेट मारने का उसको ऐसा. फिर ही तो जब घुमाएगा तब उंगलियां घूमेगी ना. अगर तू ऐसे करके घुमाएगा तो उंगलियां ही नहीं घूमी. तेरा पाम है ही नहीं इस पे, तेरा तो ऐसा है. ये तो गलत बात है. तो पाम होना चाहिए, पाम. ये इसको पाम कहते हैं. ऐसा करके हल्का धक्का. हा प्यार मोहब्बत नाल. हा. इज दिस एंटायरली अंडरस्टूड सर? Yes, sir. समझ में आई बात बाकियों को? सर हाँ. Yes, sir. आपने ए बार करते वक्त हाथ आपने सीधा रखा था और बी बार जब किया था आपने हाथ उल्टा कर दिया, ऐसा क्यों सर? सर डायरेक्शन बदल है ना सर. वो हाथ रखने का था राइट हैंड है इसलिए. मैं इस पे हाथ कैसे रखूं? मेरे को ये हाथ इस पे रखने का है. हाँ वो ऐसे रखूं? नहीं सर, मेरे को वेक्टर पे रखने का है. हाँ तू बोलेगा सर ऐसा रखो ना. अबे तो ऐसा रख के मैं धक्का यहां कैसे मारूं? यहाँ करके मुझे इसको इसकी तरफ लाने का. इस तरह की हाथ धक्का मारना चाहिए, उंगलियां. तो ऐसा ही होगा ना. ओके मुझे इसको इसकी तरफ ले जाना. अगर तू करता ना तो तेरे को ज्यादा मजा आता, क्योंकि मैंने इस हाथ से पकड़ा, तेरा दूसरा हाथ फ्री है. तेरे को सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि तेरा पाम, भाई लेफ्ट नहीं है राइट, तेरा पाम, ये मैं तेरे पाम राइट पाम की बात कर रहा हूं, तेरा पाम उस वेक्टर पे रहे और तेरा इन दोनों के मिलन स्थान पे तेरा ये रहे. यस तो काफी आसानी से हो जाता, क्योंकि तेरा राइट पाम फ्री था. मेरा राइट पाम सेट नहीं होता एग्जैक्टली इस पे. यस समझ में आई बात? सर ये क्लास में होते हैं आपको ज्यादा अच्छे से होता. क्या? क्लास में होते हैं तो ज्यादा अच्छे से. मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं वो कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं जब लाइव आपके सामने होता हूं तो मैं पूरे क्लास को लेता हूं साथ में कि चल तू लगा हाथ, तू लगा, तो मेरे को अंदाजा आता है कि इसका हाथ कहां लग रहा है. तभी तो मैं तो आपको अलग अलग सिनारियो दिखा रहा हूं कि कुछ लोग ऐसा करते हो टूइंग, अरे ऐसा कैसा, कुछ लोग ऐसा करते हैं ऐसे ऐसे ले जाओ ना. है बाबा सर आपने आपने हमको 10th में राइट हैंड रूल सिखाया था. मैंने आपको 10th में राइट हैंड रूल सिखाया था. मैंने लेफ्ट हैंड रूल भी सिखाया था 30 वर्ष में. हाँ यस यस यस, मैं आया था मैग्नेटिज्म कराने, है ना. क्या बात है, क्या बात है. बहुत बहुत टाइम पहले की बात है. तू था वो क्लास में? हाँ सर. क्या बात है. क्या अच्छा तू भी था. ओके ओके लवली. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट कि ये शायद यही था ना लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल, यही था ना फंडा. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. सपोज ये ए बार है, ये बी बार है. अगर आपको ए बार क्रॉस बी बार चाहिए तो अपना राइट पाम ले, ए बार पे रखें इस तरह कि द बेस ऑफ द पाम ये है, कोइंसाइड्स विद द मिलन पॉइंट ऑफ द टू वेक्टर्स. मिलन पॉइंट ऑफ द टू वेक्टर्स को और बेस ऑफ द पाम को स्टेशनरी रखते हुए अपनी उंगलियों से धक्का इसको मारे और ये ऐसा घूमेगा तो अंगूठा जिस दिशा में आता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ? बरोबर. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं, 5-10 मिनट लूंगा. ओके सो हमने देख लिया कि ए बार क्रॉस बी बार हो तो ये ए बार को बी बार की तरफ ले जाना पड़ता है और ए बार क्रॉस बी बार इस तरह आता है. सो हमको ये पता चला कि प्लेस. डू यू वांट मी टू राइट द प्रोसीजर? आई डोंट थिंक सो. जरूरत नहीं है ना आपको प्रोसीजर की, हमने लाइव कर तो लिया है. सो ए बार क्रॉस बी बार is perpendicular to both A bar and B bar
एंड ये क्यों हिल रहा है बहुत आज, एंड टू द प्लेन containing A bar and B bar। आज क्या हुआ है इसको, थोड़ा इधर उधर हो गया है क्या? ओके अब इसके प्रॉपर्टीज जैसे हमने कैन आई टेक ऑफ दिस डायग्राम नाउ आई विश टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम हियर। जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ देखे थे, इसमें डॉट प्रोडक्ट में सेम टाइप के लॉज देखना चाहता हूं यहां पे। जैसे आई कैप डॉट आई कैप इज जे कैप डॉट जे कैप इज के कैप डॉट के कैप इज 1, बट आई कैप डॉट जे कैप इज जे कैप डॉट के कैप इज के कैप डॉट आई कैप इज 0। याद है अब तक? तो वैसा ही कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी कुछ फॉर्मूला देखना चाहता हूं। सो लेट्स चेक द प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ। जैसे आपको याद हो ए बार डॉट बी बार वॉज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, सो डॉट प्रोडक्ट वॉज कम्यूटेटिव। इज द क्रॉस प्रोडक्ट गोना बी कम्यूटेटिव? क्वेश्चन मार्क। No, sir. Yeah, somebody got an idea? No sir, not at all. And why would it not be commutative? Because It changes. opposite हो जाता है, चेंज ही हो जाता है, opposite हो जाता है। Opposite. So a bar cross b bar would be this, b bar cross a bar would be this। So a bar cross b bar भले दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर a bar cross b bar ऊपर है, b bar cross a bar नीचे है। Oh my God! Negative हो जाएगा। So a bar cross b bar is not equal to b bar cross a bar। हाँ, बट बाकी क्या अलग क्या है? माइनस। So cross product is not commutative। Secondly, is it associative? Yes. Distributive? Yes. जैसे डॉट प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार को लिखते थे ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। क्या इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में भी होगा? बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा? ब्रैकेट खोलने का तो हर संसार में वही होता है। दिस कैन बी रिटन एज ए बार क्रॉस बी बार। Plus B bar cross C bar। ओके, अच्छा नंबर 3, अगर ए बार और बी बार, इफ ए बार एंड बी बार आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल मतलब थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। तो हाउ मच इज ए बार क्रॉस बी बार? Isn't a bar cross b bar equal to ab sin 0 n cap? And how much is sin 0? 0, 0. So a bar cross b bar is equal to 0। अगर पैरेलल वेक्टर्स हो तो a bar cross b bar is 0। चौथा, भाई what if a bar and b bar are perpendicular? If a bar and b bar are perpendicular to each other, भाई परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना होता है? Sin 90। तो भाई आओ जी, हाथ लगाओ। ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन 90। भाई साइन 90 इज 1 ना? माय गॉड, क्या बात, क्या बात। ओके, एंड नाउ माय पर्सनल फेवरेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब ए बार कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए सी के कैप। And b bar can be written as bxi cap plus byj cap। वाह,
एंड जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था वैसे ही कुछ यहां करने की कोशिश। भाई जल्दी से। सबसे पहला आई कैप क्रॉस आई कैप। JK पहले आई कैप क्रॉस आई कैप तो कर ले, फिर जे कैप क्रॉस जे कैप के कैप क्रॉस क्रे कैप करेंगे। हाँ भाई कुछ आइडिया? डू यू अग्री आई कैप एंड आई कैप आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। ओ माय गॉड। सो आई कैप क्रॉस आई कैप। अच्छा व्हाट अबाउट जे कैप क्रॉस जे कैप? सेम फेट। व्हाट अबाउट के कैप क्रॉस के कैप? भाई मेरी तसल्ली के लिए एक बार वो डॉट प्रोडक्ट के इक्वेशंस जरा पाठ तो कर लो। आई कैप डॉट आई कैप इज जे कैप डॉट जे कैप इज के कैप डॉट के कैप इज 1, बट ये डिले चल रहा है। आई कैप डॉट जे कैप इज जे कैप डॉट के कैप इज के कैप डॉट आई कैप इज 0। ओके, या आई कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप क्रॉस जे कैप है, के कैप क्रॉस के कैप इज 0। सर आई कैप क्रॉस जे कैप का क्या होगा? अरे बहुत मजा आएगा, उड़ा दे इसको। इसका कोई ट्यून की जरूरत नहीं है। अभी मैं जो तुझे दिखा रहा हूं ना आई कैप क्रॉस जे कैप, फॉर्मूला लाइफ दे सकता हूं पर मैं तेरे को उसका तरीका बताऊंगा। इट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ लाइफ। हैव यू हर्ड अबाउट द सर्कल ऑफ लाइफ? जिंदगी का पहिया। हाँ माय गॉड पीके, ऐसा लगता है गुजराती नॉवल का टाइटल दे दिया तूने। As पीके राइटली सेड, जीवन चकड़ू। Alright, ये व्हील ऑफ लाइफ के 3 पहिए हैं, 3 क्लॉक्स है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। एंड व्हील किस तरह चलता है? यों चलता है। सो आई कैप जे कैप के कैप, और व्हील इस तरह चलता है। मैं अभी इक्वेशन लिखने वाला हूं। आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी के कैप। कैसे बता रहा हूं पर सिर्फ समझो क्या फॉर्मूला है। आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप विल बी आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप। आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ व्हील ऑफ लाइफ बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप बनाओ, चक्करडा इस तरह घूमे आई से जे, तो आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप विल बी आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप विल बी जे कैप। अब बताऊंगा कैसे। सर कैसे? ये मेरा फेवरेट है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप, के कैप। आओ बनाए। बराबर मेरे पास, कैन यू सी दिस डायग्राम? रेड इज आई कैप, ब्लैक इज जे कैप, एंड ब्लू कलर इज के कैप. Is this visible to you from there? बे हाँ या ना? ओके, सर्वप्रथम आई कैप क्रॉस जे कैप. भाई आई कैप कौन सा? ये है. जे कैप कौन सा? ये. राइट हैंड अपना जगन्नाथ इसके नीचे रख दिया और हल्के हाथों से दबा दिया. कैन यू सी इस तरफ आ रहा है? Yes, sir. Isn't it this K cap? Yes, sir. वाह. दूसरा वाला आप होते तो प्रूफ करवाते. जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप और ये के कैप. Isn't this लाल कलर आई कैप? क्या बात है. एंड लास्टली के कैप क्रॉस आई कैप. सब हिल गया है भाई. के कैप किंग है. ये रहा के कैप. अरे इसको हटाओ यार. एक तो या उंगलियां 5 ही हैं टोटल. के कैप क्रॉस आई कैप. अरे दबाओ तो सही. ये वो जे कैप वाला नहीं था, है ना? ये आई कैप, ये के कैप और ये जे कैप नहीं था. सो तीनों का फॉर्मूला मिल गया. आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप,
J cap cross K cap is I cap and K cap cross I cap is J cap. कोई शक? नो सर. एंड इसका उल्टा भी वर्क करता है, जैसे J cap cross I cap will be minus K cap, उल्टा K cap cross J cap is minus I cap and I cap cross K cap is minus J cap. And lastly, the last 2 minutes of the day, जैसे हमने a bar dot b bar किया था, ax bx plus ay by plus az bz, तो प्रश्न तो गंभीर है ही ना कि a bar cross b bar फाइंड कैसे करें. हाँ सर. तो a bar cross b bar फाइंड करने के लिए we use matrices, determinants actually. a bar cross b bar 3/3 डिटर्मिनेंट होगा ये, जिसमें पहली लाइन में आई कैप जे कैप के कैप होगा, दूसरी लाइन में ए बार के कंपोनेंट्स जो पहला होगा उसके कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जी, और तीसरी लाइन में बी बार के कंपोनेंट्स बी एक्स बी वाई. शायद आपको पता होगा कैसे करने का, शायद नहीं होगा, मैं नहीं है ये करके ही सिखा रहा हूं आपको. मैं सबसे पहले आई कैप चूज करता हूं. जैसे ही मैं आई कैप लिखता हूं, आई कैप का रो और आई कैप को कंटेन करने वाला कॉलम उड़ जाता है. आई कैप का ये रो उड़ गया, आई कैप का ये कॉलम उड़ गया. अब 4 बचे, ए वाई बी वाई ए जी बी जी. एंड फिर सलमान खान का फैन हूं मैं, गर्व प्राइड एंड ऑनर. देखा है आपने कभी गर्व प्राइड एंड ऑनर? शाबाश शाबाश. पिक्चर देखते नहीं आप लोग, नहीं? वेरी गुड. ओ यही एक्शन करता हूं, एसीपी रहता है, एसीपी अर्जुन राणावत. ए वाई बी जी, इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है? ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई. बाकी कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो कि क्या करेगा ये. माइनस ए जी बी वाई. फिर आता है जे कैप. जे कैप के आगे हमेशा माइनस होता है. जैसे ही जे कैप आता है, जे कैप का रो, ये मुन्ना जे कैप है, जे कैप का रो उड़ जाता है और जे कैप का कॉलम उड़ जाता है. अब कौन बचा है? 4. ए एक्स बी एक्स ए जी बी जी. फिर से गर्व, ax bz minus az bx एंड लास्टली प्लस के कैप. सर क्या हमेशा इसी तरह होता है? आई कैप फिर माइनस जे कैप और प्लस के कैप. हाँ, आई कैप और के कैप प्लस होते हैं, जे कैप माइनस होता है. फिर से के कैप आया तो ये तो गया, और के कैप का कौन सा रो उड़ा दिया उसने? कौन? 4 बचे, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई. तो लगाओ जरा. ओए ओए, क्या करे पीके का? समझ में आया मैटर? ओके ओके. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का. किसको? जे कैप हमेशा माइनस ही रहेगा. ओके, मैं करने जा रहा हूं नंबर. मैं डेटा ले लेता हूं बेटा और फोड़ देता हूं टेटा. ए बार दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 7.4 है. ए बार इज 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, एंड बी बार इज माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप. आई नो आपको बटर नान और दाल मखनी याद आ रहे हैं, पर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं यहां खत्म करा देता हूं. फाइंड ये बार क्रॉस बी बार. हा. तो ये बार क्रॉस बी बार. सर्वप्रथम ऊपर आई कैप जे कैप के कैप. अब ए बार के 3 अनमोल रतन 3 माइनस 4 5. अब बी बार के 3 अनमोल रतन माइनस 2 ये 1 और माइनस 3.
एकदम आराम से, बड़े आराम से। आई कैप, जरा भी उतावल नहीं। ये उड़ गया, ये उड़ गया, -4, 1 बचा, 5 बचा, -3, तो -4 इंटू -3 माइनस, आराम से करोगे तो सब हो जाएगा, 5 इंटू 1। भले आपको पता है कि अरे सर बहुत अच्छा मैथ्स है मेरा, अच्छे अच्छों को फाड़ डाला है, ऐसा ना उतावल में खुद ही फाट जाए, तो रिलैक्स। जे क्या, ये उड़ गया, ये उड़ गया, 3 -2 5 -3, वेरी गुड। 3 -3 -5 -2, एकदम प्यार मोहब्बत, प्लस के कैप, ये उड़ गया, ये उड़ गया, 3 -2 -4 1, चूर चूर, सेम आई कैप। बहुत फास्ट है ये भाई। हमारा तो काम हौले हौले होता है, हमको हौले हौले कछुए की तरह हमको एंड पॉइंट पे सही सलामत पहुंचना है। कूद काद के एक आध दो गुलाटियां मार गया, ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए तो ऐसा होता है ना ऐड में, रूपा फ्रंटलाइन, बड़े आराम से। फिजिक्स का भी यही है, बड़े आराम से। और गाने में बोले हौले हौले हो जाएगा प्यार छलिया, हौले हौले आ जाएगा आंसर। -4 इंटू -3 12, -5 1 जा 5, 5 माय गॉड। जे कैप, 3 इंटू -3 -9, 5 इंटू -2 -10, प्लस के कैप, 3 1 are 3, माइनस -4 -2, इसमें जरा भी प्लस माइनस का गलती हो गया ना, सीधे गबरते हुए नीचे आओगे, और नीचे आओगे फिर मेरे की याद करोगे, अरे सर लपड़ा हो गया सर। 12 -5 7, -9 + 10 1, तो -1 जे कैप, 3 -8 -5, एंड लगे हाथों मुखवास भी खा लेते हैं। सर व्हाट इज मुखवास? a बार डॉट b बार कितना होगा? ax bx प्लस ay by प्लस ac bc, याद आती है उसकी, या तुम छोड़ दिए उस महफिल को? 3 इंटू -2 -4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -3, 3 इंटू -2 -6 -4, 5 3s are, वाह 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 भाई, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर में अब तक रहने के लिए। ये इतना मुझे खत्म करना था, खत्म करने देने के लिए बहुत शुक्रिया भाई। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और रोटेशनल मोशन फिर से आगे बढ़ाएंगे। तब तक इसका काम कीजिए, इसके जो आइडियाज हैं वो देख लीजिए, अपने हाथ से हिलाइए चीजों को, बड़ा मजा आएगा। ऑलराइट, टिल दैट टाइम आई विल सी यू, टेक केयर, बाय बाय।